पिछली क्लास में आपको अगर हम रिकॉल करें तुरंत से, तो सबसे पहले जो हमने रेशो आपको बताई थी वो बताई थी करंट रेशो, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। इसका दूसरा नाम है वर्किंग कैपिटल रेशो। करंट रेशो की कैलकुलेशन करते समय करंट एसेट्स में आपको कुछ आइटम का ध्यान देना होता है। उसमें से एक आइटम होता था आपके पास क्या, डेटर में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस करते थे, इन्वेंट्री में लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स नहीं रखते थे, और अदर करंट एसेट्स में जो फिक्टिशियस या एसेट्स होती थी उसको हम क्या कर देते थे, माइनस कर देते थे। फिर जब हम कैलकुलेशन करते थे किसकी, कौन सी वाली की, क्विक एसेट्स की, जिसे एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते थे। उसमें उसमें उसकी कैलकुलेशन में हमें किस चीज का ध्यान रखना होता था कि पूरी इन्वेंट्री हटा दीजिए और प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग एडवांस टैक्सेस उनको भी हटा के आप क्या कर दीजिए, किनारे कर दीजिए। ये सब चीजें हम लोग लेके चलते थे। ठीक है, आइए, अब ये थी हमारी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी और क्या थी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, परफॉर्मेंस रेशियोज या सॉल्वेंसी रेशियो, सॉरी परफॉर्मेंस रेशियोज या टर्नओवर रेशियोज की तरफ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये है हमारे पास टर्नओवर रेशियोज, इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस रेशियोज। परफॉर्मेंस रेशियोज ये लेके चलते हैं। ठीक है, नोट्स निकालिए, आपकी स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं, देखिए। इज इट विजिबल ऑन योर स्क्रीन? बोलो भाई, दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने, जब मेरे साथ लोग एक्स्ट्रा बैठे थे तब मैंने उन्हें करवाए थे, जैसे टेक्स्ट वाला क्वेश्चन था उस तरह का था। तो एक बार मैं सारी रेशियोज आपके साथ रिवाइज करने के बाद देन आई विल टेक सम इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस, जिससे कि आपको एग्जाम में उसको करते समय आसानी हो। एक बात समझ लेना बेटा, अब मैं सिखा दूंगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, कम से कम 10-15 10-10 क्वेश्चन हर रेशियो की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। सीखना, फॉर्मूले सीखना बिना रटे वो अलग चीज है, उसको अप्लाई करना दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो आपको ध्यान रखना उस चीज का। चलिए, एक्टिविटी रेशियोज की बात करते हैं, और सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशियो के साथ। ठीक है, रटना फिर भी नहीं है और समझना है। आइए देखते हैं, सबसे पहले स्टॉक या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, अब एक चीज समझिए कि जो टर्नओवर होती है आपकी या स्टॉक होता है आपका, उसका इस्तेमाल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ज्यादा होता है या सेल्स में ज्यादा होता है, मतलब विच इज मोर relevant place, sales is a more relevant place या cost of goods sold is a relevant place? Cost of goods sold. कैसे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि स्टॉक का जो इस्तेमाल होता है वो किसके अंदर ज्यादा होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में होता है। सेल्स में तो कुछ होता ही नहीं है, सेल्स तो बिक गया, जो नहीं बिका वही तो स्टॉक है, तो सेल्स से तो कोई लेना देना है ही नहीं। यानी कि जब हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की बात करेंगे तो नीचे लिखेंगे स्टॉक या लिखेंगे इन्वेंट्री, और ऊपर करेंगे क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या इसको दूसरे नाम से पुकारा जाता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। वो नोट्स में देख लेंगे, आपको दिख जाएगा। यानी कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो होगी तो नीचे स्टॉक आएगा डिनोमिनेटर में, ऊपर उसके साथ जो कंपैरिजन करूंगा रेलेवेंट चीज का वो आएगा। ठीक है, ऊपर आएगा वो चीज जिसका मैं कंपैरिजन करूंगा रेलेवेंट चीज जिससे होती है, उसकी बात करते हैं हम लोग। यहां देखिए, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में सिर्फ स्टॉक। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों हो, तब मैं क्या करूंगा, तब तो मेरा फॉर्मूला ये नहीं चलेगा। तब मुझे क्या लेना पड़ेगा, अकाउंटिंग का बड़ा पॉपुलर तरीका होता है क्या, एवरेज स्टॉक लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एवरेज स्टॉक। तो अब आपका फॉर्मूला बना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय क्या, एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दे रखा है सिर्फ, या सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, तो ऐसा नहीं करेंगे क्लोजिंग स्टॉक इज 20,000, ओपनिंग स्टॉक इज 0 डिवाइडेड बाय 2 ना। अगर आपके पास सिर्फ ओपनिंग स्टॉक है, डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक करिए, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक है, डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक करिए। लेकिन अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दोनों दे रखे हैं, तब आपको एवरेज निकालना है।
ये ध्यान रखना। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि नहीं नहीं चलो एवरेज बोला है, फॉर्मूला एवरेज नहीं है, असली फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय स्टॉक। हमें एवरेज क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि जनरली हम एनालिसिस करते हैं किसी रनिंग कंपनी का, उसके पास ओपनिंग स्टॉक भी होता है, उसके पास क्लोजिंग स्टॉक भी होता है, तो हमें एवरेज लेना पड़ेगा ना भाई, इसलिए लेके चलते हैं। तो आसान था फॉर्मूला। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ किसका कंपैरिजन कर रहे हैं? एवरेज स्टॉक का या एवरेज इन्वेंट्री का? कोई डाउट? माही को, इक्षिता को, गुनीत को या आफरीन को? नो सर। No, No, sir. sir. ठीक है, इसके बारे में जो थियोरेटिकल चीजें हैं वो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और देखिए फॉर्मूला, एवरेज इन्वेंट्री ये टाइम्स में प्रेजेंट होती है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला देखो जरा, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अकाउंटिंग इक्वेशन बचपन में पढ़ाई थी आपको, कूट कूट के क्वेश्चन करवाए थे मैंने इसके, याद है? लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 में ये वाले क्वेश्चंस करवाए थे, तो ध्यान रखना है इसका। ठीक है जी, चले आगे। लेट्स मूव फर्दर। उसके बाद नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब यहाँ बड़ी अच्छी चीज आ रही है, मैंने पहले भी आपको 11th क्लास में ये चीजें करवाई थी, जरा देखिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर हम बोलते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे करके। ठीक है, अच्छा मान लो ये 2 लाख है, ये 3 लाख है, सपोज ये 5 लाख है, और ये 3 लाख है, और ये 1 लाख है, तो मेरा आंसर क्या बनेगा बताइए? 5 10 9 लाख इज माई आंसर। हाँ है ना, यही ना? अच्छा अगर मैं ऐसे लिखता हूं क्या, नेट परचेजेस प्लस एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक, तो मेरा आंसर क्या बनेगा बताइए? नेट परचेज कितने की? 5 लाख, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग से कितना ज्यादा, प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो बताइए डायरेक्ट एक्सपेंस कितने के हैं आपके पास? 3 लाख रुपए के। और मुझे बताइए ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग से कितना ज्यादा? 1 लाख ज्यादा, प्लस 1 लाख। तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक सॉरी नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग, ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। अच्छा अगर हमारा फॉर्मूला ये होता 4 लाख, तो व्हाट वुड बी योर आंसर? माइनस नहीं भाई, 6 लाख। तो अब अगर मेरा फॉर्मूला में लिखता है ऐसा क्या, नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस एक्सेस ऑफ क्या, क्लोजिंग स्टॉक ओवर व्हाट, ओपनिंग स्टॉक, तो भी मेरा आंसर क्या निकलता? सही निकलता। ठीक है, तो जो आपके नोट्स में लिखे हुए, देखिए आपके नोट्स में देखिए, यहाँ लिखे हुए हैं, यहाँ देखिए नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग, ये भी आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला बनता है, या एक्सेस ऑफ क्लोजिंग माइनस एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग, ये भी यही फॉर्मूला बनता है आपका। ठीक है, अच्छा एक चीज और होती है, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अगर मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी तो क्या करूंगा, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करूंगा। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? ऐसे भी तो कर सकता हूं, नहीं तेज तो नहीं जा रहा? अच्छा हम जानते हैं ग्रॉस लॉस बराबर है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस नेट सेल्स। तो व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? नेट सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस, ऐसा भी तो कर सकते हैं। तो एक ओरिजिनल फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा इसी का तरह का, चौथा ये 5 फॉर्मूले आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने के होते हैं, जो हमने 11th क्लास में कौन से चैप्टर में पढ़े थे? अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़े थे। एक शीट दी गई थी आपको लेवल 3 वाली, उसमें ओम नमाय और सफा चट्टाए बिल्कुल साफ हो। चलिए, तो लेकिन अब परेशानी क्या होती है पता है?
अब परेशानी ये होती है, जरा अपना शीट देख लीजिए पेज नंबर 4 पे। अगर आपके पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है तो फिर ये ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज वगैरह ये फॉर्मूला नहीं चलता है ना, ना ये बिल्कुल नहीं चलेगा। तब क्या चलता है, आइए देखते हैं तब क्या चलता है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, आप पेज नंबर 4 पे देखिए, व्हेन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज गिवन, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, पेज नंबर 4, ये रहे देखो यार, पेज नंबर 4 ऑनलाइन में दिख रहा होगा सभी को। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, प्लस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अगर डायरेक्ट हो, अदर एक्सपेंसेस अगर डायरेक्ट हो, ये फॉर्मूला लगता है। तो अगर आपके पास ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, नेट परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखे हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर आपके पास क्या दे रखा हो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंटरी, ये सब चीजें दे रखी हो तो आपका ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये सामने वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, एक और चीज समझ लीजिए, नोट्स के अंदर लिखा हो, इसी के अंदर देखिए डब्बे के अंदर बना रखा है राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट, हाँ इसी पे नीचे, यहाँ इस जगह पे, हाँ ये वाला, ये नहीं, ये वाला पार्ट, ये कौन सा नोट्स है? तो उसमें देखो तुम गलत नोट्स देख रही हो। चेंज इन इन्वेंटरी इन द फॉर्म ऑफ डिक्रीज, इन्वेंटरी डिक्रीज की, decrease in inventory means opening inventory is more than closing inventory, excess of opening inventory over closing inventory, hence it will be added while calculating cost of revenue from operations. Or increase in inventory means closing inventory is more than opening inventory, any excess of closing over opening, it means it is deducted from while calculating. और employee benefit expenses जो होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हो सकते हैं, डायरेक्ट होगा तो ही जोड़ेंगे, इनडायरेक्ट होगा तो टच ही नहीं करेंगे। ऐसे ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेके आप उसका काम करते हैं, पर आपको क्या लेके चलना, इनडायरेक्ट लेके चलें, डायरेक्ट लेके नहीं चलने उसको। ठीक है, ये वाला पार्ट। और अगर कोई इंफॉर्मेशन न दे रखी हो तो नेट सेल्स अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, मतलब ये फॉर्मूला ये बेकार है, ये मतलब सीनियर क्लासेस के लिए आपके काम का चीज नहीं है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू, ये वाला पार्ट नहीं लेके चलना है। तो आपने सक्सेसफुली किस रेशियो के बारे में सीखा, सक्सेसफुली किसके, स्टॉक टर्नओवर रेशियो के बारे में सीखा। ठीक है, सीखा पीछे से गौहर, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा, पहले मैं इन सारी रेशियोज को बताऊंगा, फिर इससे रिलेटेड हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे चलते हैं, अगली रेशियो है डेटर्स टर्नओवर रेशियो या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, डेटर्स रिसीवेबल रेशियो, डेटेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, या कौन सा वाला पार्ट है अगला, हाँ ट्रेड रिसीवेबल या डेटर टर्नओवर रेशियो। अब जैसे कि नाम बता रहा है, देखो जरा समझना, दूसरी रेशियो ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, इसका पुराना नाम था कंपनीज एक्ट 2013 से पहले डेटर्स टर्नओवर रेशियो। आप सबको मालूम है अगर ट्रेड रिसीवेबल बोला गया है तो नीचे क्या होना चाहिए, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स होना चाहिए, है ना। अब मुझे बताइए ट्रेड रिसीवेबल जो होते हैं उनका कंपैरिजन या उनका कनेक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से ज्यादा होता है, सेल से ज्यादा होता है। ट्रेड रिसीवेबल्स जो होते हैं उनका कंपैरिजन या कनेक्शन सेल्स से ज्यादा अच्छा होगा या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से ज्यादा अच्छा होगा, सेल्स से। सेल्स में भी कैश सेल्स से या क्रेडिट सेल्स से, किससे, क्रेडिट सेल्स से। तो इसका फॉर्मूला बनता है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, या क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय क्या, एवरेज। बड़ा सिंपल बेटा, थोड़ा सा ध्यान दे दो। अगर मैं बोल रहा हूँ टर्नओवर रेशियो स्टॉक तो डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, न्यूमरेटर में क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर मैं बोल रहा हूँ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो तो नीचे क्या, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ऊपर क्या, क्रेडिट सेल्स। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, और देखें जरा एक और चीज, इसके आगे पढ़ते हैं यहाँ। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकलता है, ये वाला पार्ट, ये कैसे निकलता है, देखिए ये निकलता है इस तरह से, ये निकलता है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बीआर प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बीआर डिवाइडेड बाय 2।
डिवाइडेड बाय 4 नहीं, ये है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, ये है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, दोनों का टोटल करके। अगर आपके पास क्वेश्चन में सिर्फ ओपनिंग डेटर और ओपनिंग बीआर दे रखे हैं तो उनका टोटल करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 नहीं करेंगे। अगर क्लोजिंग डेटर और क्लोजिंग बीआर दे रखे हैं तो उनका टोटल करके नीचे लिख देंगे डिनोमिनेटर में, डिवाइड बाय 2 नहीं करेंगे। अगर आपके पास ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर है तो एवरेज निकाल लेंगे, ओपनिंग बीआर और क्लोजिंग बीआर है तो एवरेज निकालेंगे, अगर ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग बीआर है तो भी एवरेज निकालेंगे, या ओपनिंग बीआर और क्लोजिंग डेटर है तो भी एवरेज निकालेंगे। लेकिन अगर दोनों ओपनिंग है तो एवरेज नहीं निकलेगा, और दोनों क्लोजिंग है तो एवरेज नहीं निकलेगा, ये ध्यान रख लेना। हाँ, अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोला जाए कि डेटर कौन सी है तो उसे क्लोजिंग मानेंगे, क्वेश्चन में कुछ ना बोला जाए कि इन्वेंट्री कौन सी है तो कौन सी मानेंगे, क्लोजिंग मानेंगे। अगर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग डेटर दे रखा है तो डिवाइडेड बाय ओपनिंग डेटर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग डेटर ओपनिंग बीआर दे रखा है तो दोनों का टोटल करके डिवाइड कर देंगे, डिनोमिनेटर में उसे रखेंगे। लेकिन अगर एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग है तो फिर एवरेज निकालेंगे, इसका ध्यान रखना आप लोगों ने, ठीक है। गौर बाबा, आगे चलते हैं। विल इट बी फाइन विद यू? ठीक है जी। ये केसेस आपको खुद देखना है, मैं नहीं लेके चल रहा इसके सामने क्योंकि मुझे थोड़ा सा जल्दी कराना है। तीसरी रेशो देखिए, तीसरी रेशो, कैन यू गेस तीसरी रेशो? ट्रेड पेबल्स या क्या? क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो, ये ट्रेड पेबल या क्रेडिटर टर्नओवर रेशो। अब मुझे बताइए इसके डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? एवरेज क्या होना चाहिए? एवरेज ट्रेड पेबल्स। एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट दिस? राघव बोलो, एवरेज ट्रेड, यस एवरेज ट्रेड पेबल्स होना चाहिए, नीचे निकल रहा है ऊपर से। और यहां ऊपर क्या होना चाहिए? ऊपर डेटर का रिलेशन था नेट सेल्स से, क्रेडिट का रिलेशन किससे होता है? नेट परचेजेस से। वो भी कौन सी परचेजेस? कैश या क्रेडिट? क्रेडिट परचेज। ऊपर लिखेंगे क्या? नेट क्रेडिट परचेजेस के साथ, ये फॉर्मूला है आपका। तो टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूले में क्या ध्यान रखना है? जो रेशियो है उसका एवरेज होता है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो तो एवरेज इन्वेंट्री, डेटर टर्नओवर रेशियो तो एवरेज डेटर, क्रेडिट टर्नओवर रेशियो तो एवरेज क्रेडिटर। स्टॉक का कंपैरिजन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ, डेटर का कंपैरिजन नेट सेल्स के साथ, क्रेडिट सेल्स के साथ, इसका नेट क्रेडिट परचेज के साथ। ठीक है जी, ये बात भी क्लियर है। और चलते हैं थोड़ा सा आगे, और रेशियो देखिए का। तो अब आपके पास रेशियो आ रही है, जो वो आ रही है कौन सी वाली? वर्किंग कैपिटल। ये डेटर वेलोसिटी अलग चीज है, इसको बाद में देखेंगे। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, जरा इसको समझते हैं। ये बताइए वर्किंग कैपिटल का यूज क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी का जो पैसा बचता है उसका क्या इस्तेमाल करते हैं हम? भंडारा करवाते हैं। हाँ हाँ हाँ, डे टू डे नीड। डे टू डे नीड में क्या हो सके? परचेज रॉ मटेरियल, सैलरी, वेजेस वगैरह, एडवर्टीजमेंट वगैरह खर्चा। यानी कि वर्किंग कैपिटल का यूज होता है टू जनरेट रेवेन्यू। क्या करना? जनरेट रेवेन्यू। ठीक है। तो जब हम वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बोलेंगे तो डिवाइड तो ऑब्वियसली किससे करेंगे? बताइए, डिवाइड किससे करना? वर्किंग कैपिटल से करना है। लेकिन न्यूमरेटर में क्या रखेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्योंकि वर्किंग कैपिटल का पर्पस क्या होता है? क्या जनरेट करना होता है उसका पर्पस? सेल्स जनरेट करना। तो देखिए नंबर 4, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ये किसके बराबर होती है? ये होती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, नोट्स में दे रखा है, अपॉन में वर्किंग कैपिटल। एवरेज वर्किंग कैपिटल नहीं बोलेंगे, सिर्फ वर्किंग कैपिटल बोलेंगे इसको। इट विल नॉट बी एवरेज वर्किंग कैपिटल, इट इज ओनली वर्किंग कैपिटल, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, वो वाली वर्किंग कैपिटल। क्लियर है? तो 4 तरह की रेशियो होती थी आपके पास, कौन कौन सी? स्टॉक टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, डेटर टर्नओवर रेशियो, एवरेज डेटर्स डिवाइडेड, ऊपर क्या होता है? नेट क्रेडिट सेल्स, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, नीचे एवरेज क्रेडिटर, ऊपर क्या होता था? नेट परचेजेस, नेट क्रेडिट परचेज। और ये क्या है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। वर्किंग कैपिटल रेशियो करंट रेशियो है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कौन सी है भाई? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कौन सी है? ये वाली, जिसका कंपैरिजन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल से ओनली। गॉट इट? टर्नओवर रेशियो हो गई। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, चलिए करिए, शुरू करिए, निकालिए बुक अब।
इलस्ट्रेशन 61, 62 और 63 तीनों को करेंगे फटाफट से। अरे करोगे भाई, आफरीन, गुनीत, इक्षिता, माही, यस सर, यस सर। चलिए शुरू हो जाइए। ठीक है, शॉर्टकट देखो जरा ध्यान से देखना। अगर मेरे पास कॉस्ट गिवन है 2 लाख या कॉस्ट गिवन है 3 लाख, कहता है प्रॉफिट जो है वो कितना है, 20% ऑन कॉस्ट है। इसका मतलब प्रॉफिट क्या हुआ, इसका मतलब प्रॉफिट क्या हुआ, कितना होगा, 3 लाख का 20/100 कितना हो जाएगा, 60,000। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक। लेकिन अगर वो कहता है कि प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स, तो गड़बड़ हो गई। हमें तो कॉस्ट दे रखा है, हमें तो प्रॉफिट सेल्स भी निकालने के लिए बोला है। याद है शॉर्टकट सिखाया था आपको, क्या सिखाया था, देखो जरा सुनो। आपको बताया था मुझे, अगर सेल्स से कॉस्ट पर जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और 100 माइनस 20 ऑन कॉस्ट हो जाएगा, यानी कि 20/80 यानी कि 1/4 ऑन कॉस्ट हो जाएगा, यानी कि 1/4 ऑन 3 लाख क्या वैल्यू आ जाएगी, 75,000 हो जाएगा। हाँ नहीं बच्चे समझ। अब मैं इसको बताता हूं, यहां देखो प्रॉफिट है, सेपरेट एग्जांपल देख, सेल्स दे रखी है कितने की, 3 लाख रुपए की, ठीक है, और कहता है प्रॉफिट क्या है। अगर प्रॉफिट 20% ऑफ सेल्स है तो कोई पंगा ही नहीं है, लेकिन कहता है प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है। अब मैं क्या करूंगा, अगर मेरा प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कुछ है तो ऑन सेल्स कैसे निकलेगा वो, तुम जानते हो अगर हम कॉस्ट से सेल्स पे जाते हैं तो कुछ जोड़ते हैं ना, सेल्स से कॉस्ट पे आते हैं कुछ माइनस करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर में लिखूंगा कितना 25, डिनोमिनेटर क्या करूंगा मैं 100 प्लस न्यूमरेटर करूंगा, क्या हो जाएगा। तो अब मैं कैसे निकाल सकता हूँ, 25/125 ऑन सेल्स, यानी कि 1/5 ऑन सेल्स। तो 1/5 ऑन सेल्स कितना आ जाएगा, दैट विल बी 60,000। इजी। अब देख क्वेश्चन में क्या है, उसमें पढ़ जरा, उस क्वेश्चन में क्या लिखा है, व्हाट इज मेंशन्ड इन दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन 64 में क्या लिखा दिखा, और क्वेश्चन में सेल्स दे रखी है ना, सेल्स दे रखी है ना, कर सकते हैं ना लगा के फॉर्मूला, दिक्कत है कुछ, इसे एक्स लगा के भी कर सकते थे। तो हाँ हाँ, तो एक्स से तो बड़ा हो जाएगा ना, कितना छोटा तरीका है करने का। क्या ये मेथड समझ में आया, नहीं आया बताइए मुझे, किसी को मेथड समझ में नहीं आया तो प्लीज बताइए मुझे। यश, नहीं पता चला क्या हुआ है यार, ऐसे उदास होके क्यों बोलता है यार, आ गया बस, किसी को नहीं समझ में बता, तुम्हें बताते बेटा होता है, नहीं आया, इधर से उधर से उधर से शॉर्टकट लगा सकोगे मनन। हाँ, एक्सरे की मत कर बेटा, टाइम लगता है उसमें, क्या जरूरत है एक्सरे के करने की। राघव बोल, नहीं पता चला तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो आई थिंक यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन नाउ। चलिए अब अपनी बुक उठाते हैं दोबारा से। इक्षिता पता चला ये शॉर्टकट, ये मैंने 11th में भी सिखाया था, याद है, फाइनल Yes, अकाउंट sir. करते समय, प्रॉफिट से, याद है फाइनल अकाउंट के छोटे क्वेश्चंस करते समय सिखाया था। आगे चलते हैं जरा। चुपचाप बैठ जाओ आज का इतना, तो क्या हो यार, कर जाओ, चैप्टर थोड़ा सा रह गया है। अच्छा चलो रुक जाओ, मैं एक काम और करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो समझाता हूँ आपको। वो मुश्किल से 7 मिनट 8 मिनट का खेल है, ठीक है। उसके बाद जिसे जाना है जाए, और जो बैठ के प्रैक्टिस करना चाहता है प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। ऐसा कर लूँ, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बता देता हूँ, दे आर वेरी सिंपल, और एक लॉजिकल चीज होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन होल्ड, क्वेश्चन करना देख रहे ना, वंस फार्मूला इज इन योर माइंड, क्वेश्चन करना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो पकड़िए, चलिए मैं आपको बताता हूँ अब क्या, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में मुझसे पूछे, क्या पूछ रहे मीनाक्षी, मीनाक्षी आस्क मी, क्या है जी, नहीं बेटा, वो प्रॉफिट है, बुक में एक्स वाला आता है तुम्हें,
तो इसको बिना इसको इस शॉर्टकट से करके देखो ना एक बार। चलो देखिए जरा, आइए देखें, फिर से मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें 12th के लिए तैयार कर रहा हूं, लेकिन आप में से बहुत लोगों ने बोला कि हम तो 12th के लिए तैयार होना ही नहीं चाहते हैं। आइए देखें जरा एक चीज, छोटी सी चीज, कितना आसान है। मीनाक्षी देख लेंगे थोड़ी देर में इसको, ठीक है। मैं तुम रुक जाना, लेकिन गुड यू जस्ट स्टे हियर। आपको मालूम है नेट सेल्स ऐसे, और आपको एक और चीज, रुक जाइए, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऐसे। आप सबको मालूम है कि एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट की भी दो कैटेगरीज होती हैं, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। गॉट इट। इसी तरह से हमारे इनकम जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। गॉट इट। डायरेक्ट इनकम सेल्स होती है, सेल्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है नेट सेल्स, समझना। कभी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ सेल्स रिटर्न दे रखी है तो माइनस मत कर देना। जब तक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ग्रॉस ना लिखा जाए तब तक आप रिटर्न माइनस नहीं करते हैं। और ये क्या होती है, इनडायरेक्ट इनकम। नॉन ऑपरेटिंग में याद है, अगर किसी ने कैश फ्लो पढ़ा होगा तो फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग वाला पार्ट ये वाला, ठीक है। चलो बेटा, जब मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लगाता हूँ तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस खत्म हो गए, और जब मैं नेट सेल्स बोलता हूँ तो मेरी डायरेक्ट इनकम भी यूज हो गई है, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या निकल आया, ग्रॉस प्रॉफिट निकल आया, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या बचता है मेरे पास, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। गॉट इट। तो मैंने क्या यूज कर लिया, मैंने इसे यूज कर लिया, ठीक। माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और प्लस क्या, इनडायरेक्ट इनकम, जिसे कि हम लोग अदर इनकम भी बोलते हैं, जिसे कि हम लोग नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी बोलते हैं। ये और या और ये प्लस कर दिया, क्या निकल आता है, ये निकलता है, इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोलते हैं इसको। ये जो निकला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब आप देख रहे हैं, आपने इसे भी यूज कर लिया और इसे भी यूज कर लिया। याद है 11th में सिखाया था ये सब कुछ, और ये भी करना सिखाया था। माइनस टैक्स कर दिया, क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक। चलो भैया, पहला फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स, क्या बनेगा फर्स्ट फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कैसे निकलती है, जीपी अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100। कोई मुश्किल काम है बताइए, इज इट डिफिकल्ट टास्क, किसी को भी बोलिए, ऑनलाइन ऑफलाइन। दूसरा फॉर्मूला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स, क्या बोलेंगे दूसरा फॉर्मूला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100। कोई दिक्कत है किसी को इस बात में, बोलो, आसान थी चीज। अच्छा, तीसरे फॉर्मूले के लिए मैं जगह छोड़ रहा हूं। चौथा फॉर्मूला कौन सा वाला, नेट प्रॉफिट ये वाला डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। तो क्या हो जाता है, नेट प्रॉफिट रेशो किसके बराबर, वैसे तो नेट प्रॉफिट लिखते हैं, लेकिन ये होता वैसे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100, ठीक। ऐसा करके तीन फॉर्मूले तो बड़े आराम से समझ में आ गए ना, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। चलो जरा एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर अगर ये मेरे पास होता 1000, ये मेरे पास होता 700, नहीं सॉरी 400, ये वैल्यू कितनी आती 600, ये वैल्यू होती 200, ये वैल्यू कितनी आती 400। गॉट इट, एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस, ठीक है। हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी 400
और ये 200 कर दूंगा तो क्या आएगा 200, करेक्ट। आइए देखें जरा यहाँ पर छोटी चीज देखें यहाँ पर जीपी कितने का था भाई यहाँ पर ये 400, या मैं थोड़ा सा बदलाव ला रहा हूँ, थोड़ा सा वैल्यू कम कर लेते हैं। आई मेक इट 3, आई मेक इट 7, आई मेक इट 500, अब ये 200 हो जाएगा। अब ठीक है, तो जीपी कितना बन गया हमारा 700 अपॉन में 1000 इंटू 100, क्या वैल्यू आई भाई बताइए कितना आया 70%। दूसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है हमारे पास 200 अपॉन में 1000 इंटू 100, क्या आ गया 20%। कोई दिक्कत है? अच्छा जी, अब तीसरी रेशो जो होती है उसे कहते हैं हम लोग ऑपरेटिंग रेशो, ठीक है। ऑपरेटिंग रेशो कहते हैं जिसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में नेट सेल्स इंटू 100। और ऑपरेटिंग कॉस्ट पता है किसे कहते हैं? ऑपरेटिंग कॉस्ट कहते हैं इसको। अगर मैं इसको और इसको मिला दूं तो मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट बनती है। डायरेक्ट एक्सपेंस और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को मिला दूं, डायरेक्ट एक्सपेंस और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को मिला दूं तो बनता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंस में फर्क है, ऑपरेटिंग कॉस्ट बड़ा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस छोटा आइटम होता है। तो यहां मेरा फॉर्मूला बनता है क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। आपको बुक्स में नोट्स में ये फॉर्मूला दिखेगा, ठीक है, जबकि फॉर्मूला वैसे ये होता है, लेकिन वो दिखाते हैं ऐसे एक्सपेंशन। अब मुझे बताइए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है ऊपर 300 की, और ऑपरेटिंग कॉस्ट कितने की है 500 की, डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100 करता हूं तो क्या वैल्यू आ जाएगी 80% आ जाएगी। 80% वैल्यू आ गई। अब मुझे बताइए, अब मुझे बताइए कि ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो प्लस ऑपरेटिंग रेशो इज इक्वल टू कितना होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कितनी है आपकी 20%, ऑपरेटिंग रेशो कितनी है 80%, किसके बराबर होती है 100% के बराबर। प्रूव हो गया। क्यों प्रूव हुआ? क्योंकि आपकी सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करो तो जो बच गया वो क्या है आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, बोर्ड में एक बार क्वेश्चन आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इज 67.3%। व्हाट इज ऑपरेटिंग रेशो? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इज 67.3%। आपको क्वेश्चन आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इज 67.3%, कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशो। बताओ जरा क्या आंसर कितना होगा 32.7%। कितना आसान है, एक नंबर का सवाल है ये। एंड यू नो द रीजन नाउ, रीजन पता है आपको? नहीं पता चला रीजन? रीजन पता चल गया। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो क्या थी, वो जो हम करते थे बचपन में वही तो है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में नेट सेल्स यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। और तीसरा क्या, चौथा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। चारों प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्लियर हैं? कुछ बहुत बहुत मुश्किल लग रहा है करना इनाक्सी, ठीक है। अब जरा देखिए एक रेशो और होती है, उसका नाम होता है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये पता कैसे निकलती है? जरा मुझे बताओ इंटरेस्ट कवरेज रेशो कैसे निकलती है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड, इंटरेस्ट कवरेज रेशो कल बताई थी। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, डिविडेंड साइलेंट होता है, तो क्या होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में अब इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं, अब क्या सीधा सीधा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ये होती है आपकी ROI लास्ट रेशो। और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना हमने कल सीखा था ना, कल मेहनत करी थी ना कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने में, टाइम लगाया था, उसका रिजल्ट ये है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि
रेशो को रिकॉल करें तुरंत से। करंट रेशो, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, 3 चीजों का ध्यान रखेंगे। डेटर में से प्रोविजन माइनस करेंगे, इन्वेंट्री में स्टॉक और लूज टूल्स नहीं लेके चलेंगे, सॉरी इन्वेंट्री लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेस लेके नहीं चलेंगे, और अदर करंट एसेट्स में से फिक्टिशियस वाला पार्ट माइनस कर देंगे। और हम क्विक रेशो में क्या लिखेंगे, करंट एसेट्स में से पूरी इन्वेंट्री गैप कर देंगे, पूरा प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर देंगे डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। फिर डोरेमोन की शक्ल, डेट अपॉन में इक्विटी, डेट इक्विटी रेशो, टोटल एसेट्स अपॉन में नहीं शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल प्रोप्राइटरी रेशो एंड टोटल एसेट्स अपॉन में डेट रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इंटरेस्ट कवरेज। टर्नओवर रेशो में पहली स्टॉक टर्नओवर रेशो, तो क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, डेटर टर्नओवर रेशो, नेट सेल्स अपॉन में नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज स्टॉक, सॉरी एवरेज डेटर्स या एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, और क्रेडिटर टर्नओवर रेशो, नेट क्रेडिट परचेस अपॉन में एवरेज ट्रेड पेबल्स। उसके बाद अगली रेशो क्या बताई थी, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, नेट सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन में वर्किंग कैपिटल, नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100, ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100, और नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100, और नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। हो गए रेशियोज। कितना कितना रटने की जरूरत पड़ी है, कहीं भी नहीं। अनफॉर्चुनेटली मुझे बार बार यही कहना पड़ता है, हमारे साथी लोग जो पढ़ाते हैं वो कहते हैं बेटा याद कर लो, रट लो रेशो को। हर बंदे का यही डायलॉग होता है, रेशो रट लो, क्या जूनियर क्या सीनियर, सब यही बोलते हैं कि बेटा रेशो रट लो काम हो जाएगा। कहाँ रटा हमने, तो कुछ नहीं रटा। इज इट क्लियर? हाँ जी। क्या दिक्कत आई, नहीं हो रहा? हाँ बता। हाँ बता अच्छा। हो अभी अभी खत्म करा रेशियो एनालिसिस है, उससे क्या फर्क पड़ा? तुमने मुझे कहा था इंक्रीज डिक्रीज तक मत कराना, वो मैंने नहीं कराया। चलो से करो। ठीक है जी, चलिए। हाँ चलिए, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस नहीं करोगे? इलस्ट्रेशन नंबर 69 करेंगे, और जो मैं बताता जा रहा हूं उनको करते चलिए। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, एक छोटी सी चीज और सीख लीजिए, जरा नोट्स निकाल लीजिए फटाफट से, ऑनलाइन में सब लोग देखेंगे। हमें ना कुछ अजम्पशंस लेनी पड़ती हैं, वो क्या होती है जरा देख लीजिए, सबसे लास्ट में चल रहे हैं। दिख रहा है सबको, स्क्रीन दिख रही है? इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, sir. कहता है कि इफ ओपनिंग स्टॉक इज एक्स एंड क्लोजिंग स्टॉक इज ट्वाइस ऑफ ओपनिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक 2x होगा एंड एवरेज स्टॉक क्या हो जाएगा? एवरेज स्टॉक विल बी व्हाट? सबसे लास्ट पेज है, पेज नंबर 10। Average stock x plus 2x divided by 2. Everybody is okay with this? Yes, sir. If opening stock is x and closing stock is 20,000 more than the opening stock, तो closing stock हो जाएगा x plus 20,000 and average stock will be x plus 20,000 divided by 2. ये expression अभी use होते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, और चलें, आपने जब illustrations दी थी इसमें हाँ use होता है। हाँ इसी तरह से, if opening stock is x and closing stock is 1/4 of the opening stock, then closing stock is x by 4, और average stock जो बनेगा बेटा हमारा क्या बनेगा? x plus x by 4 divided by 2. If opening stock is x and closing stock is 2 times more than that of the opening stock, then closing stock is x plus 2x and average stock will be x plus 2x divided by 2. Is that okay? इसका इस्तेमाल हो रहा है अभी, और 20% का मतलब 20/100, 30% का मतलब ये, और 33.1/3 का मतलब होता है 1/3। बस ये एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखने। अब आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 71, ये करिए अब आप। 69 तो बाद में कर लेना, 71 करिए पहले। चलिए शुरू हो जाओ। 71 के बाद करना है आपको, 71 के बाद यू हैव टू डू 74, और उसके बाद करेंगे आप
76 ये करेंगे, ये आपका टारगेट है। शुरू हो जाइए, चलो करो फटाफट से।